दिस इज़ काजल शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल शर्मा क्लासेस। आज के वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 7th ज्योग्राफी एनसीईआरटी एंड दी चैप्टर नेम इज़ आवर चेंजिंग अर्थ। सो इस चैप्टर में जो अर्थ में चेंजेस होते हैं उन चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट पैराग्राफ इज़ द लिथोस्फीयर इज़ broken into a number of plates known as lithospheric plates। प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स अ पार्ट ऑफ लैंड, लैंड का ही पार्ट होता है लिथोस्फीयर, या फिर हम लैंड भी बोल सकते हैं। डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ लैंड होती है। तो जो लैंड होती है उसके नीचे कुछ प्लेट्स होती हैं जो कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं, जिसको उन प्लेट्स को बोला जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। So you will be surprised to know that these plates move around slowly। आप सरप्राइज्ड हो गए ये बात सुन के कि जो प्लेट्स होती हैं लिथोस्फीयर के नीचे, जो लिथोस्फीयर लेयर होती है अर्थ की, उसके नीचे कुछ प्लेट्स होती हैं जो कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, यानी कि एक साल में फ्यू मिलीमीटर्स वो जो प्लेट्स हैं मूव करती हैं। This is because of the movement of the molten magma inside the earth। और इसका रीज़न क्या है वो प्लेट्स जो मूव करती हैं? बिकॉज जो अर्थ है उसके नीचे जो मोल्टन मैग्मा होता है उसकी वजह से। एंड द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शो इन द एक्टिविटी। और जो मोल्टन मैग्मा होता है वो भी मूव करता रहता है सर्कुलर मैनर में, जैसा कि आपको एक्टिविटी में बताया है। अब हम यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में आपको एक्टिविटी गिवन है जिसमें आप ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझोगे। तो चलिए एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट एंड पुट इट इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। मीन्स कि आपको इस एक्टिविटी में गिवन है कि आपको एक स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट लेनी है और उसको एक पानी से भरे बीकर में डाल लेना है जो पानी से हाफ फिल हो। एंड प्लेस द बीकर ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड एंड हीट इट। और उस बीकर को आपको एक ट्राइपॉड स्टैंड पर रखना है और उसे गर्म करना है। एज द वाटर वार्म अप, जब वो पानी गर्म हो जाएगा, यू विल ऑब्जर्व दैट दी, और आप क्या ऑब्जर्व करोगे, पेपर पैलेट इज मूविंग अपवर्ड अलोंग विद द वार्म लेयर ऑफ वाटर। यानी कि जब वो पानी गर्म होगा, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, आप क्या देखोगे, जब पानी गर्म होता है तो जो वो कलर पेपर था वो क्या होगा, गर्म पानी के साथ ऊपर आ जाएगा अपवर्ड अलोंग विद द वार्म लेयर ऑफ वाटर, एंड देन सिंक्स बैक अलोंग विद द कूलर लेयर ऑफ वाटर। और वापस वो नीचे आ जाएगा पानी की कूलर लेयर के साथ। एंड द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सिमिलर मैनर। इसी तरह से मैग्मा का भी प्रोसेस होता है। जब वो गर्म होती है हमारी अर्थ की प्लेट्स या अर्थ के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, जब वो मैग्मा वार्म होता है तो वो ऊपर की ओर आता है, एंड ठंडा होने के बाद वो वापस नीचे की ओर चला जाता है, डाउनवर्ड चला जाता है, और गर्म होने पर अपवर्ड यानी कि ऊपर आ जाता है। मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कोज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ के सरफेस पे जो चेंजेस आते हैं वो प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से आते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कोज दैम। यानी कि कुछ फोर्सेस होते हैं जो अर्थ की मूवमेंट्स के थ्रू डिवाइड होते हैं। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस। यानी कि अर्थ के अंदर या फिर इनसाइड द अर्थ के नीचे जो भी प्रोसेस होते हैं उसे बोला जाता है एंडोजेनिक फोर्सेस। एंड द फोर्सेस दैट वर्क्स ऑन द सरफेस, यानी कि जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो फोर्स वर्क करता है उसे बोला जाता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो यहाँ आपको दो फोर्सेस याद रखने हैं। एंडोजेनिक फोर्स में तो अर्थ के इनसाइड जो चेंजेस होते हैं वो फोर्सेस आएंगे, एंड एक्सोजेनिक मीन्स कि अर्थ के सरफेस के ऊपर या अर्थ के सरफेस पे कुछ चेंजेस आते हैं तो उसमें जो फोर्स होता है दैट इज एक्सोजेनिक फोर्सेस। पर आप फिगर 3.1 में देखोगे एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स में जो भी चेंजेस आते हैं अर्थ के, दो फोर्सेस होते हैं, उसके दो रीजंस होते हैं अर्थ की मूवमेंट के। फर्स्ट जो फोर्स है दैट इज़ एंडोजेनिक फोर्स, अभी मैंने आपको बताया था
प्रीवियस पैराग्राफ में, जो एंडोजेनिक फोर्स है वो इनसाइड द अर्थ में चेंजेस आते हैं और एक्सोजेनिक फोर्स से सरफेस, जो अर्थ का सरफेस है उसमें चेंजेस आते हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे एंडोजेनिक फोर्स में सडन फोर्सेस होते हैं और डिजास्ट्रोफिक फोर्सेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट है अर्थक्वेक सडन फोर्स के थ्रू, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स मीन्स कि जब जमीन अपने प्लेस से चेंज होती है। नेक्स्ट आप यहाँ पर डिजास्ट्रोफिक फोर्स में क्या देखोगे, बिल्डिंग्स एंड माउंटेन्स। नेक्स्ट यहाँ पर आप क्या देखोगे, एक्सोजेनिक फोर्स में इरोशनल एंड डिपोशनल होता है, जैसे रिवर्स, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर। यहाँ पर आपको ग्लोसरी में लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मीनिंग दिया है। द अर्थ्स क्रस्ट consist of several large and some small rigid irregularly shaped plates, यानी कि अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है, प्रीवियस चैप्टर में हमने कुछ लेयर्स डिस्कस की थी अर्थ की, जिसमें हमने सबसे जो अपर लेयर है दैट इज़ कोल्ड क्रस्ट, देन उसके बाद मेंटल एंड देन उसके बाद कोर। तो जो क्रस्ट वाली लेयर है उसमें कुछ लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप की प्लेट्स होती हैं विच कैरी continents and the ocean floors. Volcanic forces sometimes produce sudden movement and at the other times produce slow movements. Means कि एंडोजेनिक फोर्स है उसकी वजह से कुछ सडन मूवमेंट्स होते हैं अर्थ के इनसाइड में। सडन मूवमेंट्स में यहाँ पर आपको एग्जांपल गिवन है, लाइक अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, जिसकी वजह से मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन होता है, नुकसान होता है ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। मीन्स कि चेंजेस तो इनसाइड द अर्थ हो रहे हैं, बट जो लॉस होता है, जो डिस्ट्रक्शन वर्क है, जो लॉस होता है वो ऑन दी सरफेस, यानी कि अर्थ के सरफेस पर भी या फिर अर्थ के सरफेस पर होता है। नो इज अ वेंट और ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटीरियल इरप्ट सडनली। मीन्स कि वोल्केनो क्या है, वोल्केनो एक वेंट है, वेंट मीन्स कि एक होल है, ओपनिंग पॉइंट है अर्थ के क्रस्ट का, जहाँ से जो मोल्टन मटेरियल होता है वो इरप्ट होता है। इरप्ट मतलब बाहर आ जाता है सडनली। एंड यहाँ पर आप इमेज में या फिगर 3.2 में वोल्केनो की इमेज आपको दी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैग्मा चैम्बर दिख रहा है, चैम्बर इन द सेंस कि यहाँ पर आपको कुछ लेयर्स दी हैं अर्थ की। सबसे जो अपर लेयर है दैट इज़ क्रस्ट, एंड क्रस्ट के बाद जो लेयर होती है मेंटल। एंड यहाँ पर आप देखोगे मैग्मा चैम्बर है, यानी जिसके थ्रू पूरे मैग्मा की फॉर्मेशन होती है, मैग्मा आउट होता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे मैग्मा का जो ओपनिंग पॉइंट होता है, ये जो प्लेस आप देख रहे हो इसको बोला जाता है क्रेटर। एंड क्रेटर के बाद ये आप वेंट देखोगे, वेंट को हम नॉर्मल लैंग्वेज में नली भी बोल सकते हैं, लाइक एक जैसे पाइपलाइन होती है जिसके थ्रू वाटर जाता है, तो ये उसी का वर्क करती है। वेंट मतलब एक पॉइंट होता है बाहर निकलने का। एंड नेक्स्ट जब बाहर आता है तो वो कूल डाउन हो जाता है, जिसको बोला जाता है लावा। एंड इस लावा में जो गैस की फॉर्म में निकलता है, कुछ गैसेस होती हैं और कुछ ऐश होती है, ऐश मतलब राख होती है, तो ये लावा की प्रॉपर फॉर्मेशन होती है। एंड साइड में वर्ड ओरिजिन बॉक्स गिवन है। एंडो का मीन्स होता है इनसाइड, एक्सो और आउटसाइड। जेनिक का मीन्स होता है ओरिजिन, कि उसका ओरिजिन हुआ। तो इस तरह से ये दो वर्ड्स निकले हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडो का मतलब इनसाइड एंड एक्सो का मतलब आउटसाइड। एंडो इनसाइड द अर्थ, एक्सो आउटसाइड द अर्थ। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, जो अर्थ का सरफेस होता है वो वाइब्रेट करने लग जाता है। द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, और जो वो वाइब्रेशन होती है वो पूरे ऑल अराउंड द अर्थ ट्रेवल कर सकती हैं। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स, और इसी वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं हम, वी कॉल अर्थक्वेक्स। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, यानी कि सरफेस के अबव का जो एरिया होता है उसे बोला जाता है एपिसेंटर। वाइब्रेशन ट्रेवल्स आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, यानी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो आउटवर्ड मूव करती हैं एपिसेंटर के थ्रू। एंड द ग्रेटेस्ट डैमेज इज़ यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, यानी कि जो नुकसान होता है अर्थक्वेक की वजह से, प्रॉब्लम्स आती हैं, डैमेज होता है, ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस होता है, वो एपिसेंटर के नियर बाय ही होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर,
यानी जो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है अवे फ्रॉम द सेंटर के क्लोज जाने पे अर्थक्वेक की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाती है। दिस इमेज, यहाँ पर आपको अर्थक्वेक की ओरिजिन की एक फिगर के थ्रू शो किया है। फिगर 3.3 ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक। यहाँ पर आप क्या देखोगे, दिस इज द फोकस पॉइंट, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक ओकर्स, यानी कि जहाँ से अर्थक्वेक की स्टार्टिंग होती है उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। इट इज़ द ओरिजिन ऑफ सेस्मिक एनर्जी, मीन्स कि जिस पॉइंट से अर्थक्वेक की बिगिनिंग होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दैट वी कॉल्ड फोकस। एंड आप इस एरिया में देखोगे जहाँ पर अर्थक्वेक मूव करता है, जहाँ पर ज़्यादा डिस्ट्रिक्शन होता है, दैट वी कॉल्ड एपिसेंटर। एंड ये प्लेट्स की बाउंड्री है एंड ये सेस्मिक वेव्स होती हैं जिसकी रेडिएशन आउट होती है ऑल डायरेक्शंस में। को फिगर 3.3 में एक इमेज शो की है, डिस्ट्रिक्शन कोज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात। गुजरात में जब अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से कितने लेवल पर आप देख सकते हो डिस्ट्रक्शन हुआ है। यहाँ पर पूरी की पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, मीन्स कि जो अर्थक्वेक्स होते हैं हम उसकी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, बट द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। बट उसके प्रभाव को, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं अर्थक्वेक के, अगर हम पहले से ही प्रिपेयर रहे तो उसको कम कर सकते हैं। फिश इन द पोन्स गेट एजिटेटेड, स्नैक्स कम टू द सरफेस, मीन्स कि जो लोकल पीपल होते हैं उनके थ्रू एक गैस किया जाता है कि जो फ़िश का बिहेवियर्स होता है, फ़िश कई बार तालाब में या पॉन्ड्स होते हैं जो, उसमें ज़्यादा ही हाइपर हो जाती हैं, स्नैक्स बाहर आने लगते हैं सरफेस पर, और एनिमल्स के कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जिसकी वजह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मे बी अर्थक्वेक आने वाला है। तो इस तरह की जो प्रेडिक्शन है वो कुछ लोकल पीपल के थ्रू स्टडी बिहेवियर से, एनिमल्स के बिहेवियर से हम गैस कर पाते हैं। अर्थक्वेक अ केस स्टडी, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है, अर्थक्वेक हिट्स भुज, कि अर्थक्वेक ने भुज को ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अ मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 ऑन रिक्टर स्केल हिट भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001, मीन्स कि 26 जनवरी 2001 में भुज में एक अर्थक्वेक आया और जिसका स्केल था 6.9, जिसने भुज टाउन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। स्कूल्स वॉज एक्सपेक्टेड, स्कूल्स अफेक्टेड हुए। तो यहाँ पर आपको एक केस स्टडी दी है जो कि न्यूज़पेपर की एक कटिंग है कि न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ थी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक केस स्टडी गिवन है जिसको आप रीड कर सकते हैं। इसमें आपको भुज के अर्थक्वेक की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है जिस तरह से न्यूज़पेपर में गिवन होता है, हेडलाइंस के थ्रू क्या क्या लॉस हुआ, कितने लेवल पर हुआ, तो वो सारे आपको यहाँ पर केस स्टडी में अरेंज करके गिवन है। नेक्स्ट आपको साइड में डू यू नो एक बॉक्स गिवन है। एन अर्थक्वेक इज अ मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ, यानी कि अर्थक्वेक को हम मेजर्ड करते हैं जिस मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ। आप याद रखोगे सिस्मोग्राफ को, जिसके थ्रू हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, और जिस स्केल पर मेजर करते हैं उस स्केल का नाम है रिक्टर स्केल। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटल, मीन्स कि अर्थक्वेक अगर 2.0 या उससे भी कम का हो तो उस अर्थक्वेक को हम ना के बराबर मानते हैं या बहुत छोटा अर्थक्वेक मानते हैं। एंड अर्थक्वेक ओवर 5.0, अगर अर्थक्वेक का रेशो 5.0 से हो, कैन कोज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, और ये नुकसान कर सकता है। 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 7.0 इज क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक। तो यहाँ पर आपको रिक्टर स्केल के कुछ स्केल्स गिवन है, लाइक 2.0 का अर्थक्वेक काफ़ी लिटल होता है, 5.0 में कुछ ना कुछ आप बोल सकते हो डैमेज होता है, 6.0 का जो अर्थक्वेक है उसको काफ़ी हम हायर मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, और जो 7.0 रिक्टर स्केल पर अगर आए तो उसको एक काफ़ी मेजर लेवल का अर्थक्वेक कंसिडर किया जाता है। एंड जिस मशीन के थ्रू हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं दैट वी कॉल्ड सिस्मोग्राफ, और जिस स्केल पर करते हैं दैट वी कॉल्ड रिक्टर स्केल। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी गिवन है, रीड द अर्थक्वेक अ केस स्टडी। ऊपर आपको केस स्टडी गिवन है अर्थक्वेक से रिलेटेड, उसको आपको पढ़ना है, गिवन इन द फॉर्म ऑफ हेडलाइंस, जो कि हेडलाइंस के फॉर्म में दी है जिस तरह से न्यूज़पेपर में होता है। अरेंज द इवेंट्स इन द राइट सीक्वेंस ऑफ देयर हैपनिंग, एंड इस केस स्टडी को आपको एक राइट सीक्वेंस में अरेंज करना है। सेकंड एक्टिविटी है, इमेजिन इफ अ क्विक सडनली शोक इन द मिडल ऑफ द स्कूल डे, वेयर वुड यू गो फॉर सेफ्टी, यानी कि मान लीजिए स्कूल के बीच में अर्थक्वेक आ जाता है तो आप सेफ्टी के लिए कहाँ पर जाओगे, तो ये आपको एक्टिविटी दी है। नेक्स्ट है अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, मीन्स कि अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन तो हम नहीं कर सकते, बट अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो हम उसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक,
जब अर्थक्वेक आ जाता है तो हमें कहाँ पर शेल्टर लेना चाहिए? फर्स्ट है सेफ स्पॉट, हमें किसी सेफ प्लेस पर जाना चाहिए, लाइक अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल। यानी कि हमें किचन काउंटर के नीचे जाना चाहिए, किसी टेबल या डेस्क के नीचे, या फिर किसी वॉल के कॉर्नर पर। इस तरह से हम सेफ स्पॉट पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस। जो फायरी प्लेसेस होते हैं, लाइक जो किचन के गैसेस हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, उनसे हमें स्टे अवे, दूर रहना चाहिए। एरिया अराउंड चिमनीज, जो चिमनीज के अराउंड का एरिया है उससे दूर रहना चाहिए। विंडो दैट शेल्टर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर्स फ्रेम्स, यानी जो मिरर वाला एरिया होता है, विंडो वाला एरिया है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, जब अर्थक्वेक आएगा तो वो जो विंडोज़ है या फिर मिरर है वो ब्रेक होके आपको हार्म कर सकता है। नेक्स्ट इज बी प्रिपेयर, स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड्स। अवेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को एंड फैमिली मेम्बर्स को भी। एंड फेस एनी डिज़ास्टर कॉन्फिडेंटली, अगर कोई डिज़ास्टर या कोई प्रॉब्लम आती है इस तरह की, तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। आप अवेयर कीजिए अपने सराउंडिंग्स पीपल को। Major landforms, the landscape is being continuously worn away by two processes. मीन्स कि जो लैंडस्केप होती है वो टू प्रोसेस के थ्रू डिस्ट्रॉय होती है. फर्स्ट इज वेदरिंग एंड सेकेंड इज इरोशन. एंड नाउ वेदरिंग एंड इरोशन होते क्या है? वेदरिंग इज दी ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन दी अर्थ सरफेस. मीन्स कि जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, जब वो पार्ट्स में ब्रेक हो जाती हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है वेदरिंग. सेकंड टर्म है इरोशन. इरोशन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स. मीन्स कि इरोशन में भी जो पार्ट होता है लैंड का वो डिस्ट्रॉय ही होता है, बट इसके रीजन क्या होते हैं, एजेंट्स क्या होते हैं, लाइक वाटर, विंड एंड आइस. द इरोडेड मटेरियल इज कैरीड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा. यानी जो इरोडेड पार्ट होता है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है? वाटर एंड विंड के थ्रू. एंड इवेंचुअली डिपॉजिट, और एक प्लेस पर डिपॉजिट किया जाता है. This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. अब इसी पैराग्राफ को मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए सबसे पहले हमने वेदरिंग पढ़ा. वेदरिंग का सिंपल सा मीनिंग है, ये मान लीजिए रॉक है, चट्टान है, जब ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा वेदरिंग. एंड सेकेंड हमने पढ़ा था इरोशन. इरोशन का मीनिंग होता है लैंड का कोई पार्ट होता है. अब लैंड किससे मिलकर बनी होती है? सोइल से. ठीक है, सोइल, सैंड एक्सेट्रा, इस तरह से लैंड मिलकर बनी होती है. एंड जब वही लैंड का पार्ट वाटर के थ्रू, आइस के थ्रू, विंड के थ्रू, क्या होगा? विंड के थ्रू सैंड किसी और प्लेस पर जाएगी, वाटर के थ्रू वो जो मटेरियल होता है, सैंड, सोइल, ये सारे एक प्लेस पर जाएंगे. तो क्या होगा? इरोशन होगा और एक प्लेस पर ये सारा कलेक्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे डिपोजिशन. तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है इरोशन. एंड वर्क ऑफ अ रिवर, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप. जो रनिंग वाटर होता है रिवर्स का, वो लैंडस्केप को इरोड्स कर देता है. When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley sided forms a waterfall. मीन्स कि जो रिवर का वाटर होता है, जो वो किसी हाई पॉइंट से डाउनवर्ड जाता है, नीचे की ओर किसी एंगल पर गिरता है, तो वो क्या बन जाता है? वाटरफॉल. एज यू कैन सी इन फिगर 3.4, वाटरफॉल. हार्ड रॉक से जब वाटर नीचे की तरफ फ्लो करता है तो आप यहाँ पर साइड में क्या देखते हो? सॉफ्टर रॉक अंडरकट बाय द पावर ऑफ द वाटर. तो जो जितना फ्लो होता है वाटर का, यानी पानी का जितना बहाव होता है, उस वाटर के फ्लो की वजह से जो सॉफ्ट रॉक होती हैं, जो नरम चट्टान होती है, वो भी कट हो जाती हैं. तो यहाँ पर साइड में आपको डू यू नो बॉक्स गिवन है. देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन दी वर्ल्ड. यानी कि पूरे वर्ल्ड में देर आर थाउजेंड और थाउजेंड मोर वाटरफॉल्स.
द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल ऑफ वेनेजुला इन साउथ अमेरिका। यानी कि जो हाईएस्ट वाटरफॉल है उसका नेम है एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुला, जो कि साउथ अमेरिका में है। एंड द अदर वाटरफॉल आर नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, जो कि कनाडा एंड यूएसए के बॉर्डर पे है इन नॉर्थ अमेरिका। एंड विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर्स ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। तो यहाँ पर आपको कुछ 2 to 3 वाटरफॉल्स के नेम गिवन है जो हाईएस्ट वाटरफॉल्स हैं, एंड उनकी कंट्रीज के नेम भी दिए हैं कि किस कंट्री में वो सिचुएटेड है। एंड यहाँ पर साइड में आपको इमेज भी दी है नियाग्रा फॉल्स की, कि किस तरह से जो रिवर्स का वाटर होता है वो एक डिग्री या एंगल से नीचे की तरफ फ्लो करते हैं एंड देन वो वाटरफॉल बनाते हैं। एज द रिवर्स एंटर्स द प्लेन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर फिगर 3.5 देखोगे, फीचर्स मेड बाय अ रिवर इन अ फ्लड प्लेन। यानी कि जो फ्लड प्लेन्स होते हैं उसके थ्रू जो रिवर्स के फीचर्स होते हैं वो इस डायग्राम के थ्रू ये फिगर 3.5 में आप देख सकते हो। एंड इस पैराग्राफ को जब हम रीड करेंगे तो डायग्राम के हेल्प से ही इस पैराग्राफ को हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एज द रिवर्स एंटर द प्लेन, जब रिवर प्लेन एरिया में एंटर करती है, इट ट्विस्ट्स एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मेंडर्स। यानी कि जब रिवर्स एंटर करती है किसी प्लेन एरिया में यानी मैदानी इलाकों में, तो वो कैसे एंटर करती है, ट्विस्ट और टर्न से। एज यू कैन सी इन फिगर 3.5 आप यहाँ देखोगे ट्विस्ट एंड टर्न है। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जो रिवर्स टर्न एंड ट्विस्ट होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो एरो डाल के आपको गिवन भी है, उसे बोला जाता है मेंडर, जो ट्विस्ट और टर्न होते हैं रिवर्स के। ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इरोशन एंड डिपोजिशन along the sides of meander, the ends of meander loop come closer and closer। मीन्स कि इरोशन एंड डिपोजिशन प्रोसेस के थ्रू जो मेंडर के लूप्स होते हैं, यानी जो उनके सिरे होते हैं, लूप होते हैं, वो क्लोज आते जाते हैं। In due course of time, the Manders loop cuts off from the river। मीन्स कि टाइम के साथ साथ जो मैंडर्स लूप है वो रिवर से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। एंड उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, अलग से एक लेक बना लेते हैं। इस लेक को ओक्सबो लेक भी बोला जाता है। एज यू कैन सी फिगर 3.5, एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोइड बैंक्स, जो रिवर्स है वो अपने किनारों से अपने बैंक्स पे ज़्यादा ओवरफ्लो करने लगती है। एंड दिस लीड्स टू दी फ्लडिंग ऑफ नेबरिंग एरियाज। एंड आसपास के जो एरियाज होते हैं वहाँ पर भी वाटर का फ्लो हो जाता है। एज इट फ्लड्स इट डिपोजिट लेयर ऑफ फाइन सोइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेंडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक। मीन्स कि जो नियर बाय का एरिया होता है वहाँ पर जब वाटर फ्लो करने लगता है तो उस एरिया में भी सोइल की एक लेयर हो जाती है। दिस लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। यानी कि और उस एरिया में एक फर्टाइल फ्लड प्लेन बन जाता है, यानी कि उपजाऊ प्लेन्स हो जाते हैं वो, जहाँ पर अच्छी कल्टीवेशन हो पाती है। द रेस्ड बैंक्स आर कोल्ड लेवीज। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग से जो पार्ट बन जाता है प्लेन एरिया का, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, लेवीज। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, और जैसे जैसे रिवर सी में एंटर करती है, यानी जो रिवर्स होती हैं जब वो समुद्र में एंटर करती हैं, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज, जो पानी की स्पीड होती है, वाटर की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। मीन्स की जो रिवर होती है वो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में ब्रेक हो जाती है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है। द रिवर्स बिकम सो स्लो, रिवर्स काफ़ी स्लो हो जाती है, उनका फ्लो स्लो हो जाता है, दैट इट बिगन्स टू डिपोजिट इट्स लोड। बिकॉज जो रिवर्स के अंदर जो भी मटेरियल होता है, लाइक सैंड होती है या जो अदर मटेरियल होता है, वो एक प्लेस पर डिपॉजिट करने लगती है। डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स आउन माउथ। द कलेक्शन ऑफ सेंडिमेंट्स, जो भी कलेक्शन होता है सेंडिमेंट्स का, सेंडिमेंट्स इन द सेंस की जो भी कलेक्ट करके लाते हैं रिवर्स के थ्रू जो भी मटेरियल, फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म अ डेल्टा। और उससे क्या बन जाता है, एक डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हो साइड में डेल्टा की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखोगे ये मेन रिवर है एंड ये डिस्ट्रीब्यूटरीज मीन्स की जो हेल्पिंग रिवर्स होती है, और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होती है, डेल्टा की। वर्क ऑफ सी वेव्स, यानी जो सी वेव्स होती हैं, सी मतलब समुद्र एंड वेव्स मतलब लहरें,
जो समुद्र की लहरें होती हैं उसका क्या काम होता है? वर्क ऑफ सी वेव्स। सो अगेन इसमें हम फिगर के थ्रू समझेंगे। एज यू कैन सी फिगर 3.7 फीचर्स मेड बाय सी वेव्स। The erosion and deposition of the sea waves give rise to coastal landforms। यानी कि जो सी वेव्स हैं उसके थ्रू कोस्टल लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है। सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। जो सी वेव्स होती हैं, यहाँ पर आप क्या देखोगे, ये कुछ रॉक्स के पार्ट्स हैं। तो जो सी वेव्स होती हैं कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक करती हैं रॉक्स को, यानी कि जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानी होती हैं, उस पर समुद्र की लहरें कॉन्टिन्यूसली जाती हैं एंड क्रैक्स डेवलप, और क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। टाइम के साथ साथ वो बड़े होते जाते हैं। एंड होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज में कि जब आप देख सकते हो वाटर या फिर सी वेव की स्ट्राइक होती है किसी रॉक पर या किसी चट्टान पर, तो यहाँ पर आप देखोगे एक होल बन जाता है जिसको क्या बोला जाता है? सी केव बोला जाता है। एज दीज कैविटीज बिकम बिगर, और जब ये बिग हो जाती है, बिगर ओनली द रूफ ऑफ सी केव्स रिमेन। और जब ये होल बड़ा होता जाता है, यहाँ पर आप नेक्स्ट इमेज में देखोगे, जब ये होल बड़ा होता जाता है, जब उस पर सी वेव अगेन अगेन एक तरह से बोल सकते हो आप, दोबारा से सी वेव जाएंगी उस पर, तो वो होल बड़ा होगा एंड बिगर रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, और सिर्फ उसकी रूफ रह जाती है केव की, दस फॉर्मिंग सी आर्चेस। और उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? सी आर्चेस। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, यहाँ एक छोटा सा होल है जिसको सी केव बोला जाता है, एंड उसके बाद जब यही होल बड़ा हो जाता है, सिर्फ इसकी रूफ बच जाती है, तो इसे बोलेंगे सी आर्च। नेक्स्ट है फर्दर इरोशन ब्रेक्स द रूफ। इरोशन के प्रोसेस के थ्रू वो रूफ भी ब्रेक हो जाएगी, यानी जो इसके ऊपर की छत थी, जो रूफ थी, वो भी ब्रेक होती जाएगी। ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, सिर्फ दीवारें रह जाएंगी, वॉल्स रह जाएंगी। दिस वॉल लाइक फीचर्स आर कोल्ड स्टैक्स। यहाँ पर आप साइड में देखोगे, सिंपल सी एक वॉल खड़ी है, एक दीवार खड़ी है, जिसको क्या बोला जाएगा? इसे बोलेंगे स्टैक। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली, ऑलमोस्ट ये वर्टिकली ही राइज रहता है। अबव सी वाटर इज कोल्ड सी क्लिफ, जिसको क्या बोला जाएगा? सी क्लिफ बोला जाएगा। दी सी वेव डिपोजिट सेंडिमेंट्स, यानी सी वेव्स के थ्रू जो भी सेंडिमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस, उससे क्या बनते हैं? उससे बीचेस की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज वर्क ऑफ आइस। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। ग्लेशियर्स बर्फ की नदियां होती हैं, मीन्स की रिवर्स ऑफ आइस, विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सोइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोर्ट। मीन्स की जो उसके नीचे सोइल की एक स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, उसको बुलडोजिंग के थ्रू उन स्टोन्स को एक्सपोज करती है। ग्लेशियर कार्व आउट डीप होलो देयर, एंड जो ग्लेशियर्स के थ्रू वहां पर स्ट्रॉन्ग होल किए जाते हैं। एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद वाटर, और जैसे जैसे आइस मेल्ट होती है, वाटर फिल हो जाता है एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स, और ब्यूटीफुल लेक्स यानी कि ब्यूटीफुल लेक्स, झरने बन जाते हैं इन द माउंटेन्स में। द मटीरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर, मीन्स की जो ग्लेशियर के थ्रू जो मटीरियल कैरी किया जाता है, सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिट। ये सारा मटेरियल जो डिपॉजिट किया जाता है, इस डिपॉजिट से क्या फॉर्म होते हैं? ग्लेशियर मोरेन्स। पैराग्राफ इज वर्क ऑफ विंड। विंड का क्या वर्क होता है? हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट? क्या आप कभी किसी डेजर्ट में गए हो? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। कुछ पिक्चर्स कलेक्ट कीजिए सैंड ड्यून्स की। सैंड ड्यून्स का मतलब होता है जो सैंड होती है, यानी जो रेत होती है, उससे जो ड्यून्स बनते हैं इस शेप के, दैट वी कॉल सैंड ड्यून्स। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोशन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। मीन्स की जो इरोशन एंड डिपोजिशन होता है डेजर्ट्स में, वो किसकी वजह से होता है? विंड की वजह से, हवा की वजह से। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम। डेजर्ट्स में आपने कई बार रॉक देखी होगी मशरूम की फॉर्म में। यहाँ पर साइड में आप इमेज भी देख सकते हो मशरूम रॉक की। कॉमनली कॉल्ड एज मशरूम रॉक, जिसे बोला जाता है मशरूम रॉक्स। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पर सैंड है, रेत है, एंड समटाइम्स क्या होता है, ये मान लीजिए सैंड है,
समटाइम्स क्या होता है, जो वहाँ पर विंड्स चलती हैं, हवा चलती है, उसकी वजह से जो सैंड है, उसके नीचे का जो पार्ट है, वो विंड की वजह से, हवा की वजह से वहाँ से ख़त्म हो जाता है, उड़ के कहीं और चला जाता है और सिर्फ़ ऊपर का ही पार्ट रह जाता है। तो ये मशरूम की शेप ले लेता है, दैट वी कॉल मशरूम रॉक, यानी कि मशरूम चट्टानें इसे बोला जाता है। एंड देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप। इसीलिए इस तरह की रॉक्स का जो नैरो बेस होता है, यानी जो नीचे का बेस होगा वो नैरो होगा, छोटा होगा, और वाइडर यानी जो टॉप होगा वो वाइडर होगा। एंड व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि जब हवा चलेगी तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सैंड प्लेस हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग, जब विंड चलनी बंद होएगी, दिस सैंड फॉल्स, वो सैंड गिर जाएगा, एंड गेट्स डिपॉजिट इन लो हिल, और लो हिल के थ्रू डिपॉजिट हो जाएगा लाइक स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? सैंड ड्यून्स बोला जाता है। यहाँ पर आप इमेज में भी सैंड ड्यून्स की फिगर आपको दी है 3.9 में। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन, मीन्स की जो सैंड होती है, सैंड के ग्रेन्स काफी फाइन होते हैं और हल्के होते हैं। द विंड कैन कैरी इट, और हवा के थ्रू से कैरी किया जाता है विंड के थ्रू, इट ओवर वेरी डिस्टेंस, बिकॉज जो सैंड होती है, यानी जो रेत होती है, काफी लाइट होती है, लाइट वेट होती है, हल्की होती है, और हवा के थ्रू से काफी दूर तक डिपॉजिट किया जाता है या कैरी किया जाता है। When such sand is deposited, जब उस सैंड को एक प्लेस पर डिपॉजिट किया जाता है इन लार्ज एरियाज, उसे बोला जाता है लोइस। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोइस इज फाउंड ऑफ चाइना। यहाँ पे मैंने साइड में इमेज भी, स्क्रीनशॉट भी शो किया है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोइस इज फाउंड इन चाइना। इस तरह के जो डिपॉजिट्स होते हैं लोइस के, सबसे ज्यादा चाइना में फाउंड किए जाते हैं। यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में।